चलो दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एएस है, इंड एस 102, दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है, किसी को पता है थोड़ा? शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है? शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है? शेयर बेस्ड कंपनी के शेयर्स जो एम्प्लॉयज को देते। ओके, समथिंग, देखो शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब समथिंग इन रिटर्न जो हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, दैट विल बी इन शेयर, ठीक है? तो उसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। तो यहाँ पे आपको जो है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या है शेयर बेस्ड पेमेंट का, कि सपोज मैंने किसी के पास से गुड्स या सर्विसेज लिया, उसके सामने अगर मुझे पेमेंट करना है, तो अगर मैं अपनी कंपनी का इक्विटीज दे दूंगा, तो इन दैट सिनेरियो मुझे रिकॉर्ड कैसे करना है उसको? मतलब सपोज ऐसा है कि सपोज मैंने एसेट 5,000 रुपये की एसेट ले ली, तो 5,000 रुपये के सामने मैं 5,000 रुपये के आज के शेयर अगर दे दूं, तो क्या ऐसे लिखूंगा असेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट 5,000 रुपये? तो वो किस वैल्यू पे लिखूं, कैसे उसको रिकॉर्ड करूं, ये भी एक प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि शेयर की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब सपोज ऐसा हुआ, आज मैंने किसी पर्सन को 5,000 रुपये का एसेट सेल किया, मान लेते हैं 5,000 रुपये का एसेट मैंने सेल किया उस पर्सन को, सॉरी हाँ 5,000 रुपये का एसेट मैंने परचेज किया, शेयर बेस्ड पेमेंट है ना, 5,000 रुपये का एसेट मैंने परचेज किया। अब मैंने उसको बोला कि 1 महीने के बाद मैं तुझे शेयर्स दे दूंगा, 5,000 रुपये के जितने भी शेयर होंगे वो मैं तेरे को दे दूंगा। तो अब कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स तो पता नहीं है। अब आज मुझे लायबिलिटी लिखनी हो, लायबिलिटी तो लिखनी पड़ेगी, नॉर्मल केस में एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ऐसा लिख देते हैं, पर यहाँ पे हमें पता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट होने वाला है। तो अगर शेयर बेस्ड पेमेंट होने वाला है, तो इन दैट सिनेरियो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फ्यूचर की लायबिलिटी को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, कितनी लायबिलिटी होगी, कितने शेयर्स आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक केस बना दिया, उन्होंने बताया कि ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करो, हम जो बोले वो करते रहो, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो चलो सीखते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। एक एक चीज़ है, माइन्यूट डिटेल है, 7 पेज का एस है, 7 पेज अगर अच्छे से कर लिए तो आपका ये एस डन है, एकदम बच्चों जैसा एस है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है ज़्यादा। देखो सबसे पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन। शेयर बेस्ड पेमेंट इज एन अग्रीमेंट इन विच एंटिटी अग्रीज टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर और कैश अमाउंट बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। मतलब क्या, जो मैंने आपको बताता हूँ, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाए। प्लस देखो, अब इक्विटी शेयर्स कैसे पे करना है वो तो पता है, पर एक और चीज होती है पेमेंट में, वो भी समझना थोड़ा जरूरी है। सर वो उसका मतलब क्या, थोड़ा समझाओ ना। सपोज ऐसा है, सपोज आज मैं आपको बोलूं कि इक्विटी शेयर्स फ्यूचर में 1 मंथ के बाद, 1 मंथ लेटर 1 महीने के बाद फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स का दाम जो भी होगा, इक्विटी शेयर्स का दाम जो भी होगा 50 रुपए से ऊपर जितना भी जाएगा, 50 रुपए से ऊपर जितना भी जाएगा, वो उस डिफरेंस का अमाउंट मैं तुझे पे कर दूंगा। दैट इज ऑल्सो इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर के ऊपर बेस करके आपने पेमेंट किया। आपने बोला कि 1 महीने के बाद, 1 मंथ लेटर, इक्विटी शेयर का जो दाम होगा 50 रुपए से ऊपर जितना, सपोज 1 महीने के बाद इसका 60 रुपए का भाव है, तो 50 के ऊपर कितना बढ़ा, 10 रुपए, तो वो 10 रुपए का जो पेमेंट है ना, वो भी शेयर के ऊपर बेस लेके आपने पेमेंट किया ना। तो कुछ फ्यूचर में आप शेयर के बेस लेके, आप फ्यूचर में शेयर के बेस लेके आपने कुछ प्राइस डिसाइड की, और वो जो एक्सेस अमाउंट आप पे कर रहे हो वो भी क्या होता है, एक शेयर बेस्ड पेमेंट होता है। कोई नहीं, अभी तो स्टोरी है सिर्फ, आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज बता दूंगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड शेयर बेस्ड पेमेंट टू अदर पार्टीज। सर आपको सिलेबस में 2 ही चीज है। क्या है सिलेबस में? सर एक तो एम्प्लॉइज को आप जो ईसॉप देते हो ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो एम्प्लॉइज को फ्यूचर में जो शेयर बेस्ड पेमेंट करोगे तो उसको कैसे आप करोगे, वो
और अगर अदर पार्टीज को आप करोगे पेमेंट शेयर बेस्ड पेमेंट तो कैसे? तो टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है इक्विटी सेटल्ड एंड एक होता है कैश सेटल्ड। एक होता है इक्विटी सेटल्ड और एक होता है कैश सेटल्ड। थोड़ा ध्यान से समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी सेटल्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश सेटल्ड, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ये चीज को। इक्विटी सेटल्ड का मतलब क्या होता है? इक्विटी सेटल्ड मतलब आप फ्यूचर में किसी पर्सन को ट्रांजेक्शन करके इक्विटी शेयर्स अपने देने वाले हो, ठीक है? फ्यूचर में आपने किसी के पास से कोई चीज परचेस की और आप फ्यूचर में उसको अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दोगे, दैट इज इक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन, शेयर बेस्ड पेमेंट। लेकिन फ्यूचर में मैंने जो अभी एक एग्जांपल दिया था कि फ्यूचर में शेयर की प्राइस को बेस लेके आप कुछ कैश में पेमेंट करोगे किसी पर्सन को, उसको बोलते हैं कैश सेटल्ड। वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट में ही आता है क्योंकि शेयर को बेस लेके आपने पेमेंट किया। तो सर इक्विटी सेटल क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विच विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स है। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विच विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। और सर कैश सेटल्ड मतलब क्या? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विच विल बी सेटल्ड बाय पेइंग कैश बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर प्राइस। इक्विटी शेयर प्राइस, सर इक्विटी शेयर की प्राइस को बेस लेके कुछ कैश प्राइस आप पे करते हो, दैट इज व्हाट? कैश सेटल्ड ट्रांजेक्शन। आई होप सो क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? तो मैं आगे जाऊं। ओके देखो सर, अब ये शेयर बेस्ड पेमेंट को समझने के लिए है ना सर, शेयर बेस्ड पेमेंट को समझने के लिए है ना, आपको उसकी टर्मिनोलॉजी तो समझनी पड़ेगी। तो सर टर्मिनोलॉजी समझते हैं पहले, फिर आपको समझ आ जाएगा सर ये तो बहुत ही ईजी है। तो सर अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज, सर अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? ग्रांट डेट, सबसे पहले ग्रांट डेट, जिस दिन आपने डेट ऑन विच शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इज कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉइज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी। मतलब आप जिस दिन बताते हो अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट का प्लान, जो आपने शेयर बेस्ड पेमेंट आप करने वाले हो, शेयर बेस्ड पेमेंट आप करने वाले हो, वो आपने बताया अपने एम्प्लॉइज को या किसी को भी कि हम इस तरह से शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे। तो जिस दिन आपने बताया, कम्युनिकेट किया, उसको बोलते हैं ग्रांट डेट इन इंडेज। इंडेज को, इस दिन को बोलते हैं ग्रांट डेट। ओके, तो डेट ऑन विच SBP शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इज कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉइज एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओके डन। तो सर ये टाइमलाइन मैंने लिखी हुई है, ये रही टाइमलाइन। ये टाइमलाइन है 1/4/2022। 1/4/2022 को मैंने ग्रांट डेट कंसिडर किया है कि 1/4/2022 को मैंने क्या किया? कम्युनिकेट किया कि इस तरह से कुछ मैं परफॉर्मेंस देने वाला हूँ। क्लियर है? इस तरह से कुछ इक्विटी शेयर आपको देने वाला हूँ, या मेरा शेयर बेस्ड पेमेंट का कुछ प्लानिंग है। तो वो चीज़ जो मैंने आपको प्रोवाइड की वो यहाँ पे 1/4/2022 कंसिडर हो जाएगा। क्लियर है सर? ये होती है ग्रांट डेट। फिर होता है वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन, वेस्ट करना मतलब किसी को देना, किसी को कोई चीज़ देना। तो वेस्टिंग कंडीशन मतलब सर आप कौन सी कंडीशन फुलफिल करोगे, क्या कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको ये शेयर बेस्ड पेमेंट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। कंडीशन, कौन सी कंडीशन आप फुलफिल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल आपको शेयर बेस्ड पेमेंट मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जो कंडीशन फुलफिल करेंगे टू रिसीव द शेयर बेस्ड पेमेंट। एज एन एग्जांपल, एम्प्लॉइज नीड्स टू रिमेन इन सर्विस फॉर 3 years टू बिकम एंटाइटल फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट। सर 3 साल के लिए वो क्या होने चाहिए? एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए। सर इसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। आपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा बोला कि आप 3 साल तक, ग्रांट डेट से 3 साल तक अगर आप कंपनी में रहोगे तो 3 साल के बाद, एग्जैक्टली 3 साल के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप शेयर बेस्ड पेमेंट शेयर रिसीव कर लो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। तो यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने बताया हुआ है। देखो 1/4/2022 को मैंने ग्रांट डेट लिखा हुआ है सर, उसके बाद उन्होंने बोला 3 साल तक आपको कंडीशन है, तो उसको बोलते हैं सर्विस कंडीशन ऑफ 3 years, दैट इज वेस्टिंग कंडीशन। ये 3 साल की वेस्टिंग कंडीशन है। 22-23, 23-24, 24-25 ये आपकी वेस्टिंग कंडीशन है। तो ये वेस्टिंग कंडीशन आप फुलफिल करोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये जैसे ही खत्म होगा तो 31/3/2025 को वेस्टिंग डेट आ जाएगी। वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, उसके बाद की एग्जैक्टली दिन, वो लास्ट डेट जो होगी वो आपकी वेस्टिंग डेट होगी कि नहीं? तो सर वेस्टिंग डेट, ये रहा वेस्टिंग डेट, डेट ऑन विच एम्प्लॉइज विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर बेस्ड पेमेंट, दैट इज डेट ऑन विच वेस्टिंग कंडीशन इज फुलफिल्ड। वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हो जाती है उस दिन मान लिया जाता है वेस्टिंग डेट। तो सर अभी तक हमने 3 चीज सीखी, ग्रांट डेट, वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग डेट। अब आता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड फ्रॉम
सर ये दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसको वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। वेस्टिंग कंडीशन वाला जो पीरियड होता है ना, वेस्टिंग कंडीशन वाला जो पीरियड होता है, ये दोनों के बीच का पीरियड होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। पीरियड फ्रॉम ग्रांट डेट टू वेस्टिंग डेट, ग्रांट डेट से वेस्टिंग डेट का जो भी होता है वही वेस्टिंग पीरियड होता है। सर एक्सरसाइज पीरियड, सर अब थोड़ा समझना एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है। एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है सर, ये टाइमलाइन में बताता हूँ। सर मैंने इस दिन को ग्रांट डेट बना लिया, सर मैंने इस दिन को वेस्टिंग पीरियड बना लिया, सर मैंने इस दिन को ग्रांट वेस्टिंग डेट बना लिया। अब ऐसा थोड़ी होगा, मैंने किसी सब एम्प्लॉयज़ को ऐसा बोला, मैंने एम्प्लॉयज़ को ऐसा बोला कि सर जी, मैंने एम्प्लॉयज़ को ऐसा बोला कि आज से 1/4/2022 को ऐसा बोला कि मैं 3 साल के बाद, अगर 3 साल तक जिसने भी यहाँ पे काम किया 3 साल के बाद उनको मैं क्या दूंगा, एक ऑप्शन दूंगा टू गिव, एक ऑप्शन दूंगा, मैं एक ऑप्शन दूंगा कि आप क्या करो इन दैट सिनेरियो, आप यहाँ पे शेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर 31/3/2025 को उसके पास ऑप्शन एक्सरसाइज, तो सर एक ही दिन मिलेगा सर, 3 साल खत्म हुए, जैसे ये 3 साल खत्म हुए तो इस दिन के ऊपर उसके पास वेस्टिंग डेट आ गई, तो उसके पास ऑप्शन आ गया। तो अब उसको एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। उसको एक्सरसाइज करना मतलब क्या, उसके पास ऑप्शन आ गया कि वो शेयर बेस्ड पेमेंट ले कि ना ले। अब आप बोलो कि सर शेयर बेस्ड पेमेंट ले कि ना ले, पेमेंट लेना है तो ले ही लेंगे ना शेयर। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है लॉजिकली, ऐसा होता है कि इस दिन के ऊपर जैसे वेस्टिंग डेट खत्म होता है ना, तो लास्ट डेट के ऊपर उनके पास ऑप्शन होता है कि सर आज मार्केट में शेयर कितने रुपए का है, मार्केट में आज 100 रुपये का शेयर चल रहा है, आपको उसका ऑप्शन मिल रहा है कि आप 50 रुपये मुफ्त, 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 50 रुपये में आप ये शेयर परचेज कर सकते हो, 50 रुपये में आप ये शेयर परचेज कर सकते हो। तो इन दैट सिनारियो उनको डिसीजन लेने के लिए टाइम तो होना चाहिए ना, उनको डिसीजन लेने के लिए कुछ टाइम तो होना चाहिए सर। तो वो जो डिसीजन लेने का टाइम है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग एक्सरसाइज पीरियड। वो डिसीजन लेने के लिए उनको 1 साल दिया जाता है या 2 साल दिया जाता है, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तो वेस्टिंग डेट के बाद उनको डिसाइड करने के लिए कि भाई वेदर टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन और नॉट, ये डिसाइड करने के लिए उनको जो टाइम दिया जाता है उसको बोला जाता है एक्सरसाइज पीरियड। एक्स्ट्रा टाइम जो दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड, तो इन दैट सिनेरियो उसको बोला जाता है एक्सरसाइज पीरियड। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज पीरियड है। तो एक्सरसाइज पीरियड ये रहा, एक्सरसाइज पीरियड ड्यूरिंग विच एसबीपी कैन बी एक्सरसाइज बाय एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस सर। ओके, क्लियर है? डन। सर एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? प्राइस एट विच एम्प्लॉयज कैन परचेज शेयर्स इन इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट। एक्सरसाइज प्राइस मतलब क्या सर? मैंने जो बताया ना, एक्सरसाइज प्राइस एट विच एम्प्लॉयज कैन परचेज शेयर्स इन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। कितने में परचेज कर सकते हो? तो सर यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया ना, कि 50 रुपये, सर 50 रुपये में परचेस कर सकते हैं। जितने रुपए में आप क्या कर सकते हो, ये शेयर परचेस कर सकते हो। सर मैंने आपको बताया कि 100 रुपये का शेयर था, 50 रुपये का ऑप्शन मिला था, 50 रुपये उनको डिस्काउंट मिला अल्टीमेटली। तो सर उन्होंने कितना पेमेंट करके ये शेयर परचेस कर सकते हैं? 50 रुपये पे करके शेयर परचेस कर सकते हैं। तो उस प्राइस को बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। जिस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलने के बाद वो परचेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्लियर है? तो एक्सरसाइज प्राइस एट विच एम्प्लॉयज कैन परचेज शेयर्स इन एन इक्विटी शेयर सेल बेस्ड पेमेंट। इट कैन बी जीरो, हाँ जीरो ही हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने बोला कि 100 के 100 रुपये का हमें ऑप्शन दे रहा है आपको, 100 के 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है आपको। तो 100 के 100 रुपये है जो, वो माइनस कर दो, तो मतलब कितने रुपए देने पड़ेंगे? 0 रुपये देने पड़ेंगे, पूरे शेयर मुफ्त में मिल जाएंगे। तो वो प्राइस जीरो भी हो सकती है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, फेयर वैल्यू मतलब ऑप्शन की वैल्यू। ये आपको एसएफएम में आएगा, ब्लैक स्कॉल मॉडल एंड बाइनोमियल मॉडल आप जो क्रिएट करते हो ना, उसकी वजह से आप फेयर वैल्यू एक क्रिएट करते हो। वो क्वेश्चन में आपको सीएफआर में, तो क्वेश्चन में आपको दिया ही होगा, तो सीएफआर में वो चीज़ नहीं आती। जैसे बाइनोमियल मॉडल आप करते हो ना, नॉर्मली आप ऑप्शंस में जब भी आप डेरिवेटिव्स आप कैलकुलेट करते हो, तो डेरिवेटिव्स के अंदर बाइनोमियल मॉडल आप करते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन, ठीक है, आई होप सो याद होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन आप करते हो,
और ब्लैक स्क्वायर मॉडल भी आप आइडेंटिफाई करते हो, ब्लैक स्क्वायर मॉडल से भी आप क्या करते हो, शेयर की वैल्यू निकालते हो। तो फेयर वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू। ऑप्शन की वैल्यू मतलब क्या होती है, ये ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है वो आपको लॉजिकली जब मैं समझाऊंगा ना, मतलब ये अभी एग्जांपल समझाऊंगा ना, तब बता दूंगा कि ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन। अभी समझ लो कि वो जो 50 रुपये का डिस्काउंट है ना, वो ऑप्शन की वैल्यू है। वो 50 रुपये का डिस्काउंट जो मिला ना, 100 रुपये में से 50 रुपये का जो डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट की वैल्यू है ना, वो ऑप्शन की वैल्यू है, ऐसा आपको समझ लेना है करंटली। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल लाइक बाइनोमियल एंड ब्लैक स्क्वायर मॉडल। ठीक है, तो अभी तक जो समझा है वो लॉजिकली तो समझा है, अभी तो स्टोरी चल रही है बच्चों जैसी। ठीक है, किसी को डाउट है अभी तक जो समझा है उसमें? नो सर। ओके ओके। इन केस ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सर। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए फेयर वैल्यू कंसिडर करनी है। कौन से दिन की सर? ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू मुझे कंसिडर करनी है। मतलब अगर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, अगर मैं मेरा इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट का मैं प्रोविजन कर रहा हूँ, अब लॉजिकली अभी कुछ बता रहा हूँ सर, मुझे पता है सर 1/4/2022 को मुझे पता है कि सर 3 साल के बाद मुझे शेयर्स देने पड़ने वाले हैं। तो सर फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी, फ्यूचर में होने वाला पेमेंट के लिए आज से ही प्रोविजन कर दो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगेगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, आज से ही कुछ ना कुछ प्रोविजन करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ सर, करना पड़ेगा आज से ही कुछ प्रोविजन। तो वो जो प्रोविजन करने के लिए सर कौन सा अमाउंट लूँ शेयर का, कौन सा अमाउंट कंसिडर करूं? तो उन्होंने बोला है कि 1/4/2022 के दिन जो भी आपका फेयर वैल्यू हो वो ऑप्शन का, उस वैल्यू पे आपको क्या करना है, प्रोविजन करना है। ये रूल उन्होंने बना दिया। अब दिमाग में दूसरी चीजें मत लाना, ये रूल ही उन्होंने बनाया है। उन्होंने बोला है कि ग्रांट डेट के ऊपर जो फेयर वैल्यू हो उसी के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपकी लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी बता दूंगा। करंटली सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रांट डेट के ऊपर किसके अंदर, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अगर आए तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट विल बी कंसिडर्ड। लेकिन इन केस ऑफ कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, सर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज हो, फेयर वैल्यू ऑफ सार एंड शेयर्स एट ईच बैलेंस शीट डेट विल बी कंसिडर्ड। उन्होंने बोल दिया है फेयर वैल्यू ऑफ सार SAR, सर कैश सेटल्ड में शेयर अप्रिसिएशन राइट्स आता है, एट ईच बैलेंस शीट डेट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कैश सेटल्ड हो, सर कैश सेटल्ड मतलब मैंने बताया था कि हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कैश सेटल, शेयर की प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कैश में सेटल्ड होता है। तो सर वो डिफरेंस सेटल होता है तो हर साल के एंड के ऊपर फेयर वैल्यू जो होती है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो सर सिंपल से करंटली आपको इतना याद रखना है कि इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट हो तो आपको क्या, कौन सी वैल्यू कंसिडर करना है, फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट के ऊपर जो भी हो वो। लेकिन सर अगर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट आया ना तो हम क्या करेंगे, हर साल के एंड के ऊपर SAR जो फेयर वैल्यू होगी हर बैलेंस शीट डेट के ऊपर, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है। अभी के लिए जो भी मैंने बताया वो समझ आ गया ना? अब मेन चालू हो रहा है। अभी तक जितना समझाया वो समझ आ गया ना? समझ आ गया सबको? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। ओके तो मैं आगे बढ़ूँ। ओके ठीक है। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज, सर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, अब समझते हैं। बहुत इजी है, पहले पढ़ते हैं फिर थोड़ा एग्जांपल देता हूँ तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, देखो उन्होंने बोला है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ESOP expense is to be booked over the vesting period on SLM basis. Exercise period is not relevant. देखो ESOP, अगर ESOP की बात करें हम लोग तो ESOP पे आपको क्या करना है, एम्प्लॉइज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट जब भी हो, मतलब एम्प्लॉइज को आपको पेमेंट करना है शेयर में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन।
तो सर फ्यूचर में शेयर्स अगर आपको देने हैं किसी को तो इन दैट सिनारियो ईसॉप उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ईसॉप का एक्सपेंडिचर आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, उन्होंने बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपको बेसिस के ऊपर आपको एक्सरसाइज पीरियड को कंसिडर नहीं करना है और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना है। सर व्हाट इज दिस, हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको समझना है कोई चीज़, आपको क्या समझना है यहाँ पे मैंने जो बोला वो समझते। आपको इस दिन की जो फेयर वैल्यू है वो कंसिडर करनी है, इस दिन का एक्सपेक्टेशन करना है, ये पीरियड आपको कैंसिल कर देना है। ईसॉप में आपको इस पीरियड के बारे में सोचना ही नहीं है। जब भी इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट होगा एक्सरसाइज पीरियड के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको हर साल के एंड के ऊपर, हर साल के एंड के ऊपर, हर साल के एंड के ऊपर ये फेयर वैल्यू को कंसिडर करते हुए, ये फेयर वैल्यू को कंसिडर करते हुए ये सोचना है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉइज, मतलब फ्यूचर में मतलब ये 3 साल के बाद जब ये वेस्टिंग कंडीशन खत्म होगी तब कितने एम्प्लॉइज होंगे जो मेरे ये शेयर को क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे, ये ईसॉप को एक्सरसाइज कर लेंगे, वो आपको देखना है। ये ईसॉप को क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, वो आपको सोचना है। ओके, तो वो चीज उन्होंने बोली। तो सपोज मान लेते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे मैंने इस दिन, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, प्रोविजन हम कब करते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर करते हैं, प्रोविजन तो हम ईयर के एंड के ऊपर करते हैं। तो सर ईयर के एंड, फर्स्ट ईयर का एंड मतलब 31/3/2023 आ गया, ये ईयर एंड हो गया। सर ये ईयर एंड के ऊपर मैं क्या करूंगा, मेरी फेयर वैल्यू के हिसाब से मैं क्या करूंगा, प्रोविजन करूंगा। फेयर वैल्यू मतलब जो डिफरेंस है ये डिस्काउंट है। आप सोचो सर फेयर वैल्यू के ऊपर क्यों प्रोविजन कर रहे हो, तो सिंपल सा सोचते हैं हम, कोई लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे, नीचे बताता हूँ। चलो सपोज मैंने, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, ये 0 ईयर समझ लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के एंड के ऊपर उसको हम क्या करेंगे, शेयर्स प्रोवाइड कर देंगे। सर मैंने बोला 100 रुपये का शेयर्स था 3 साल के बाद, 50 रुपये का फेयर वैल्यू है ऑप्शन का, 50 रुपये का फेयर वैल्यू 50 रुपये है, 50 रुपये तो वो हमें दे देगा कैश में, 50 रुपये तो वो मुझे देने ही वाला है। मुझे प्रोविजन किसके लिए करना पड़ेगा, जो मेरा खर्चा होगा, जो मुझे लॉस होने वाला है फ्यूचर में, मुझे लॉस जो होने वाला है ना फ्यूचर में, उसके लिए मुझे तो प्रोविजन करना है ना, वो चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी मुझे। तो सर मुझे फ्यूचर में कितना लॉस होने वाला है वो यहाँ पे इस दिन की जो फेयर वैल्यू होगी ना उसके हिसाब से सोचना है। तो सर इस दिन की जो फेयर वैल्यू है कितने रुपए की, इस दिन की मान लेते हैं 50 रुपये की फेयर वैल्यू थी, ठीक है, फिर फ्यूचर में जो भी हो तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोल दिया तो सर 50 रुपये की फेयर वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा, फ्यूचर का एक लायबिलिटी डिसाइड करूँगा, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे फ्यूचर में, ये ऑप्शन को रियलाइज कर देंगे, ये ऑप्शन को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो सपोज मेरा फ्यूचर का खर्चा कितना आने वाला है, 150 रुपये का खर्चा आने वाला है। ये जो 50 रुपये है ना, ये 50 रुपये, सब 50 ही करते थे, चलो ना, ट्रू। सपोज फ्यूचर में मेरा 50 रुपये का खर्चा आने वाला है, तो ये 50 को इक्वली डिवाइड कर दो, ऐसा बोला उन्होंने, 50 रुपये के खर्चे को इक्वली डिवाइड कर दो 3, तो फर्स्ट ईयर में उतना प्रोविजन कर दो, फर्स्ट ईयर में उतना प्रोविजन आप कर दो, फर्स्ट ईयर में उतना प्रोविजन कर दो, ऐसा उन्होंने बोला, फर्स्ट ईयर में उतना प्रोविजन कर दो इक्वली, एसएलएम बेसिस के ऊपर डिवाइड करने के लिए बोला, एसएलएम में डिवाइड करने के लिए बोला, ठीक है। करंटली जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ, बहुत मजा आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सर उन्होंने बोला ESOP expense is to be booked over the vesting period on SLM basis. Exercise period is not relevant. सर exercise period relevant नहीं है, exercise periods को relevant लेने की जरूरत नहीं है। सर calculation of expense to be recognized each year during the vesting period. सर during the vesting period मतलब ये हर साल के एंड के ऊपर जो हम exercise period प्रोविजन हम करेंगे वो कैसे करेंगे। सर हर साल के एंड के ऊपर जो हम प्रोविजन करेंगे ना वो कैसे करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे बताइए, उसका फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, एकदम इजी सा छोटू सा बच्चे जैसा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड कितने एम्प्लॉइज है जो फ्यूचर में ये चीज़ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ये सोचना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर एंड। अब थोड़ा ध्यान से समझना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ईच ईयर एंड, हर साल के एंड के ऊपर। तो सर इसका फॉर्मूला क्या, सर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ईच ईयर एंड, हर साल के एंड के ऊपर कौन से कितने एम्प्लॉइज है जो ये चीज़ फाइंड आउट, कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो यहाँ पे रहने वाले हैं,
तो सर ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? सर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब लॉजिकली बताता हूँ, सपोज आज पहला साल है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर अब मैं जा रहा हूँ। मैंने 400 एम्प्लॉयज़ थे, मेरे टोटल 400 एम्प्लॉयज़ थे जिनको मैंने ये ऑप्शन दिया था, ठीक है, कि भाई आप परचेस कर सकते हो। 400 एम्प्लॉयज़ थे। तो सब टोटल एम्प्लॉयज़ मेरे कितने हैं सर? टोटल एम्प्लॉयज़ मेरे हैं, मान लेते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ 400 है, टोटल एम्प्लॉयज़ 400 है। 400 में से एम्प्लॉयज़ एक्चुअली लेफ्ट टिल डेट, सर फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से, सर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा ध्यान से समझना सर, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 1/4/2022 को मैंने स्टार्ट किया था। अब फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर जब मैं प्रोविजन करने पे आऊँगा तब मुझे क्या देखना है सर, कितने एम्प्लॉयज़ को मैंने दिया था? सर 400 एम्प्लॉयज़ को मैंने प्लानिंग दिया था, उसके अंदर से मुझे क्या माइनस करना है, कितने एम्प्लॉयज़ आज के दिन, अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आज के दिन मैं देखूंगा कितने एम्प्लॉयज़ अभी तक चले गए। सर 400 में से सपोज 20 एम्प्लॉय चले गए मेरी कंपनी में से, तो उन्होंने वो सर्विस की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया ना। उनको जो मैंने कंडीशन दिया था कि 3 साल तक मुझे मेरी कंपनी में ही रहना पड़ेगा, वो कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की। तो अगर वो कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दैट सिनारियो उनको माइनस कर देना पड़ेगा, उनको मैं शेयर्स नहीं दूंगा। तो वो उन्होंने बोला है कि सर जितने एम्प्लॉयज़ थे, हर साल के एंड के ऊपर यही क्वेश्चन आपको करना है, कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने छोड़ के चले गए, कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने छोड़ के चले गए। सपोज मान लेते हैं कि 20 छोड़ के चले गए। सर ये पीरियड में तो 20 छोड़ के चले गए, अब इस साल के ऊपर मैं खड़ा हूं और मुझे ये एक्सपेक्ट करना है, इस साल के ऊपर मैं खड़ा हूं, मुझे ये एक्सपेक्ट करना है कि फ्यूचर में कितने छोड़ के चले जाएंगे, ये 2 साल जो बचे हैं, अब फ्यूचर में कितने छोड़ के चले जाएंगे वो भी तो मुझे सोचना है। क्यों? क्योंकि सर अगर मैंने सोचा कि फ्यूचर में 30 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो सर उसके ऊपर भी मैं प्रोविजन क्यों करूं? मुझे पता है कि 400 में से 20 चले गए हैं, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू लीव, एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड टू लीव, कितने फ्यूचर में चले जाने वाले हैं, तो उसको भी मैं माइनस कर दूं। सपोज 30 एम्प्लॉयज़ जाने वाले हैं, तो सर मुझे पता है कि टोटल 350 एम्प्लॉयज़ ही ऐसे हैं जिसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, वही लोग ऐसे हैं जो ईसॉप एक्सरसाइज करने वाले हैं, बाकी को लोगों को मुझे ईसॉप एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है सर। तो फिर उनके बारे में सोचूं ही क्यों मैं? आज मैं प्रोविजन ही किनके लिए करूं? अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर जब भी मैं प्रोविजन करने पे आऊँगा तो तब प्रोविजन ही कैसे करूँगा? 350 लोगों के ऊपर ही करूँगा ना, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो सर पहले मैंने क्या निकाला? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर एंड, तो ये मैंने निकाला। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर एंड कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज माइनस एम्प्लॉयज लेफ्ट, एक्चुअली लेफ्ट टिल डेट, आज तक कितने एम्प्लॉय चले गए वो माइनस कर दो, एंड कितना एक्सपेक्टेशन आपका है कितने एम्प्लॉयज फ्यूचर में चले जाएंगे वो माइनस कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द ईच ईयर एंड, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय, अब छोटी सी चीज़ है, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन आपने दिए, होता है ना सर। सपोज 350 एम्प्लॉय है, मैंने एक बंदे को, मतलब एक एम्प्लॉय को बोला था कि आप 100 शेयर ले सकते हो, तो 100 ऑप्शन उसके पास होंगे, सिंपल है, 100 ऑप्शन उसके पास होंगे। तो 100 ऑप्शन मतलब 350 एम्प्लॉय 100 ऑप्शन, एक एम्प्लॉय के पास 100 ऑप्शन, तो 350 इंटू 100 करना पड़ेगा, इनटू सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। मैंने बताया था कि ग्रांट डेट के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो आपको कंसिडर, सपोज ग्रांट डेट के ऊपर 50 रुपये की वैल्यू है, तो 50 रुपये के हिसाब से मुझे ये करना पड़ेगा, 50 रुपये के हिसाब से ये मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 रुपये के हिसाब से मैंने क्या किया, ये वैल्यू किया। तो सर मेरा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ ईच ईयर एंड इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय इंटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। अब क्या करना है सर? मैंने ये कर दिया सर, मैंने ये सोचा कि 350 इंटू 100 इंटू 50। सर अब मल्टीप्लाई करना है मुझे वेस्टिंग पीरियड टिल डेट। सर अभी तक कितना पीरियड खत्म हुआ है? अभी तक कितना पीरियड खत्म हुआ? 1 साल खत्म हुआ। अभी तक कितना पीरियड खत्म हुआ? सर 1 साल खत्म हुआ है। तो सर अभी तक जितना पीरियड खत्म हुआ वो ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई बाय 1। अभी तक जितना पीरियड खत्म हुआ वो ऊपर लिखो 1 डिवाइडेड बाय सर टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है वो लिख दो, तो 3। टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3। तो ये मैंने SLM में इसको बांट दिया, सिंपल है सर, ये चीज़ थी। किसी को मैंने ये जो बताया उसमें किसी को डाउट है? छोटी चीज़ें जो माइन्यूट डिटेल जो मैंने बताई, क्योंकि यही बेस है, पूरे ईसॉप का यही बेस है। बस ये समझ आ गया ना
तो हो गया, ईसॉप हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया। तो ये 350 वाला जो है that is deducted, the employees has already left, right? Yes. Deducted for the employees have already left, and the employees will. It is my expectation that those employees will left in future, and the remaining employees will be there. Okay. Okay. तो 350 एम्प्लॉयज़ जो है, 350 एम्प्लॉयज़ है, इसका मतलब ये है कि सर 400 में से सिंपल है 50 एम्प्लॉयज़ मेरा टोटल 3 साल के ड्यूरेशन में 50 एम्प्लॉयज़ ऐसे है जो जिसको मुझे देना ही नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको निकाल देना पड़ेगा। इट इज़ दैट सिंपल। ओके, कोई डाउट है अभी भी? No, sir. नो, ओके। आपको किसी और को डाउट है? सुल्ताना, अमी? No, sir. Clear. क्लियर? ओके। तो सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर एंड, हर साल के एंड के ऊपर हमें यही क्वेश्चन करना है, कितने एम्प्लॉइज थे टोटल एम्प्लॉइज, उसमें से एम्प्लॉय कितने एक्चुअली लेफ्ट हो चुके हैं वो माइनस करो, एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव है वो माइनस करो, एंड उसके बाद जितना पीरियड खत्म हुआ, वेस्टिंग पीरियड टिल डेट है, उसको लिख दो 1 डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, अब उसके अंदर नीचे से क्या माइनस करना है, एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, प्रीवियस ईयर में जितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया है वो माइनस कर दो, तो करंट ईयर का कितना प्रोविजन करना है वो आपको मिल जाएगा। सर इसका मतलब क्या? सर होता है ना, अब सेकंड ईयर का सोचते हैं, सर ये सेकंड ईयर पे भी प्रोविजन करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सोचना, सर ये सेकंड ईयर पे भी प्रोविजन करना पड़ेगा। तो ये सेकंड ईयर पे सपोज मैं खड़ा हूँ, मैं ये सेकंड ईयर पे खड़ा हूँ, अब ये सेकंड ईयर पे भी मैं क्या सोचूंगा, सर 400 एम्प्लॉइज थे, अगेन सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन। मेरा को क्वेश्चन क्या करना है, सर 400 एम्प्लॉइज थे, उसमें से कितने चले गए, फर्स्ट ईयर में कितने चले गए थे, फर्स्ट ईयर में 20 एम्प्लॉय चले गए थे, तो 20 एम्प्लॉय फर्स्ट ईयर के माइनस किए मैंने, हाँ फर्स्ट ईयर के 20 एम्प्लॉयज जो चले गए, एम्प्लॉय लेफ्ट टिल डेट ऐसा लिखा है, टिल डेट मतलब दोनों साल में जितने एक्चुअल एम्प्लॉयज चले गए वो माइनस कर दो, तो सर 400 में से 20 चले गए थे फर्स्ट ईयर में, अब इस साल का एंड आ गया, तो ये इस साल में भी कुछ चले गए होंगे ना, इस साल में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लेफ्ट कर चुके होंगे, तो सर जो लेफ्ट कर चुके हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सर इस साल में भी मान लेते हैं सपोज 30 एम्प्लॉयज लेफ्ट कर गए, इस साल में 30 एम्प्लॉयज लेफ्ट कर गए, अब मुझे एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा ना कि सर ये तीसरा साल जो होगा, जब नेक्स्ट ईयर जब वेस्टिंग कंडीशन, अभी ये तीसरा साल, तो तीसरा साल जब एंड होगा, इन दैट सिनेरियो 2 साल अभी भी बाकी है, तो सब फ्यूचर के पीरियड में कितने लोग चले जाएंगे वो भी तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो फ्यूचर ईयर में कितने लोग, सपोज मान लेते हैं कि फ्यूचर ईयर में और 20 लोग माइनस हो जाएंगे, तो अब मेरा कैलकुलेशन किसके ऊपर चलेगा, 400 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 20 मतलब 330 एम्प्लॉयज़ के ऊपर चलेगा, इनटू पर एम्प्लॉय 100 ऑप्शन है, इनटू सर फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट के ऊपर फेयर वैल्यू 50 रुपये है, इनटू सर अभी तक कितना पीरियड खत्म हुआ, तो सर 2 साल खत्म हुआ है अभी तक, 2 साल खत्म हुआ, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल पीरियड कितना है 3। आई होप सो क्लियर है। अब ये जो आंसर आएगा उसमें से हमने फर्स्ट ईयर के ऊपर जो हमने प्रोविजन कर दिया था, ये जो आंसर आएगा माइनस इसमें से ये माइनस करेंगे, फर्स्ट ईयर पे जो भी प्रोविजन होगा, तो जो बचेगा वो रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देंगे हम लोग, प्रोविजन इस साल कर देंगे। किसी को डाउट है इसमें? सर लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज अप टू दैट पीरियड, yes, which kind of expenses, sir? Expenses in the sense the provision that we have made. Okay, on the first year. On the first year, the provision that we have made, we have to deduct it from the second year, because second year we have calculated this amount on the basis of cumulative amount. Okay sir. तो क्यूमुलेटिव अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है ना, अगर यहाँ पे मैंने क्यूमुलेटिव अमाउंट फाइंड आउट किया तो उसके अंदर से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ना। ठीक है, इसका एग्जांपल एक करवाऊंगा, डोंट वरी, ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसी वजह से। क्लियर है? गॉट इट? ओके। इफ अमाउंट कैलकुलेटेड अबव, अब करते हैं, देखो इफ अमाउंट कैलकुलेटेड अबव, थोड़ा ध्यान से, एक मिनट, इफ अमाउंट कैलकुलेटेड अबव कम्स टू नेगेटिव देन इट मीन्स दैट अमाउंट एक्सपेंस टू बी रिवर्स्ड इन दैट ईयर। सर अगर अमाउंट नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये अमाउंट अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल टू प्रोविजन होती है एंट्री,
ओके, नॉर्मली P&L टू प्रोविजन एंट्री होती है, पर अगर नेगेटिव में आंसर आया मतलब वो रिवर्स करने की बारी है प्रोविजन टू P&L। वो कैसे होगा वो भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वो नेगेटिव में आ नहीं सकता, नॉर्मली आपके सिनेरियो में नेगेटिव में नहीं आएगा। आई होप सो क्लियर है इतनी चीज जो मैंने बताई वो डन है। यस ओके। टोटल वेस्टिंग पीरियड कंसिडर्स एज फॉलो। टोटल वेस्टिंग पीरियड कंसिडर्स एज फॉलो। देखो ये वेस्टिंग पीरियड है, ये वेस्टिंग पीरियड जो है ना आपका, ये वेस्टिंग पीरियड जो मैंने आपको बताया, ये वेस्टिंग पीरियड जो है इस तरह से कंसिडर होता है, उन्होंने बताया हुआ है। इफ देयर इज सर्विस कंडीशन, वेस्टिंग पीरियड के अंदर अगर सर्विस कंडीशन होती है, सर्विस कंडीशन मतलब क्या, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 3 साल तक अगर आप काम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर्स मिल जाएंगे। तो इन दैट सिनेरियो वो क्या थी, सर्विस कंडीशन थी। वो क्या थी आपकी, सर्विस कंडीशन थी। तो अगर आपको सर्विस कंडीशन है तो सिंपल जो मैंने बताया वही आपको करनी है, ठीक है। तो अब एक होती है वेस्टिंग कंडीशंस, जो होती है ना वो 2 टाइप की होती है। वेस्टिंग कंडीशन मतलब क्या आप कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको फ्यूचर में मिलेगा कोई भी जो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो आपको इक्विटीज़ मिल जाएगी। तो सर अगर आप सर्विस कंडीशन है तो सिंपल है, जितने साल बोला है उतने साल सर्विस करते रहो वहाँ पे, तो आपको इक्विटीज़ मिल जाएगी। एंड दूसरी वेस्टिंग पीरियड की कंडीशन ये होती है परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन। क्या लिखा है, परफॉर्मेंस कंडीशन, ऐसा लिखा है, इफ देयर इज परफॉर्मेंस कंडीशन। तो परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होती है सर, परफॉर्मेंस कंडीशन में उन्होंने बोला है मार्केट लिंक्ड परफॉर्मेंस कंडीशन एंड नॉन मार्केट लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट लिंक एंड नॉन मार्केट लिंक, मतलब मार्केट के साथ लिंक होगी जो कि कंडीशन, मतलब सर मार्केट प्राइस, मार्केट के प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटीज, मार्केट की इक्विटी प्राइस के ऊपर आपको कोई बेस लेके आपको बोले, सपोज मैं आपको बोलूं कि, सपोज मैं आपको लॉजिकली बोलूं कि आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज हो, डायरेक्टर्स हो, अगर आपको बोलूं कि मार्केट में मेरी कंपनी, अपनी कंपनी का जो इक्विटी है 10% से ग्रो करना चाहिए, तो मैंने आपको जो कंडीशन प्रोवाइड की, अगर 10% से ग्रो हो जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर 10% या 12% से ग्रो हो जाएगा हमारी इक्विटी शेयर्स का दाम, तो इन दैट सिनेरियो आपको मैं इतने शेयर्स दूंगा, इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो वो जो कंडीशन मैंने आपके साथ रखी है ना वो मार्केट लिंक्ड कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। मार्केट लिंक कंडीशन बोलते हैं उसको सर्विस कंडीशन नहीं बोलते हैं, तो वो मार्केट लिंक कंडीशन है। तो अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मार्केट प्राइस, ग्रोथ अचीव करना इन प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर, शेयर की प्राइस के अंदर आपको कुछ भी लिंक करके कोई कंडीशन रखे तो उसको बोलते हैं मार्केट लिंक्ड कंडीशन। लेकिन अगर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन है, आपको बोले कि कंपनी का सेल्स बढ़ाना है, कंपनी का अर्निंग बढ़ाना है, कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, मतलब कंपनी के इंटरनल मामले में कोई आपको बोले और वो चीज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर आपको इक्विटी शेयर्स देना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन मार्केट लिंक्ड परफॉर्मेंस। उसको क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट लिंक्ड परफॉर्मेंस। तो सिंपल है, परफॉर्मेंस कंडीशन जो होती है, मतलब सिंपल बोलूँ ना तो वेस्टिंग पीरियड जो होता है वो उसके अंदर 2 टाइप की कंडीशन होती है। एक होती है सर्विस कंडीशन, जो मैंने आपको लॉजिकली बता दिया, सर्विस करो तो आपको इक्विटी शेयर्स। दूसरी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन। परफॉर्मेंस 2 टाइप के होते हैं, नॉन मार्केट लिंक एंड मार्केट लिंक। नॉन मार्केट एंड मार्केट लिंक, मार्केट लिंक क्या होते हैं, जो इक्विटीज के साथ रिलेट करते हैं, तो इक्विटीज के साथ रिलेट करते हैं तो वो हमें उसके हिसाब से परफॉर्मेंस मेजर करना पड़ेगा। एंड नॉन मार्केट लिंक मतलब कंपनी के इंटरनल मामले जो है, इंटरनली सेल्स डेवलप करना है, अर्निंग्स डेवलप करना है, तो वो सारी चीज़ नॉन मार्केट लिंक कंडीशन हो जाएगी। सर मैंने जो सर्विस कंडीशन बताया ना उसके लिए तो प्रोविजन करना है, जो नॉर्मली मैंने बताया उसी हिसाब से करना है। इक्विटी शेयर बेस का इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रोविजन करते रहना है, बस ये बेस में रखना, ये चीज़ आपको दिमाग में रखते रहना है और आपको प्रोविजन करते जाना है, ठीक है सर। बट अगर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन है तो क्या करेंगे सर। नॉन मार्केट लिंक कंडीशन ऐसा बोला है, टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ अचीविंग द टारगेट बाय एम्प्लॉइज। सर टोटल वेस्टिंग पीरियड कैसे डिसाइड करूंगा मैं, अगर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन है, नॉन मार्केट लिंक कंडीशन होगी तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक एक्सपेक्टेशन लूंगा वेस्टिंग पीरियड का कि सर ये परफॉर्मेंस कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना, ये चीज़ थोड़ी डेप्थ में है, थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि सेल्स आपका 10% से ग्रो करेगा तो आपको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, जो 100 जो अमाउंट है वो,
तो आपको ये 3 साल का, उन्होंने बोला कि 3 साल के अंदर ये 10% ग्रो करवाना है आपको, ठीक है। पर सर मैं आज खड़ा हूं 1/4 पे, आज खड़ा हूं 1/4/2022, वो तो ग्रांड डेट हो गई। अब फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर 31/3/2023 आएगी, तब मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा। सर उस दिन मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि सर ये 10% का ग्रोथ फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर तो आज खत्म तो नहीं होगा, आज खत्म नहीं हुआ है, अगर होता तो आज ही देना पड़ता। क्या ये सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर खत्म होगा? तो उस हिसाब से उसका वेस्टिंग पीरियड क्या हो जाएगा, 2 इयर्स भी हो सकता है, उसका वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स भी हो सकता है। तो सर अगर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन हो ना, तो वेस्टिंग पीरियड भी आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। वो बोलोगे सर इसका इंपैक्ट क्या होगा? सर यहाँ पे उसका इंपैक्ट होगा ना, वेस्टिंग पीरियड का इंपैक्ट होगा। यहाँ पे उन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है सर, टोटल वेस्टिंग पीरियड, टोटल वेस्टिंग पीरियड। तो ये टोटल वेस्टिंग पीरियड अगर आपका कम हो गया, वैसे तो उन्होंने बोला था 3 साल, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन अगर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन हुई तो यहाँ पे पहले ही बोल देता हूँ, अगर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन हुई तो आपका टोटल वेस्टिंग पीरियड जो है वो भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे 2 की जगह 3 इयर्स तो टोटल है पीरियड, पर मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये तो 2 साल में ही अचीव कर लेगा 10% का ग्रोथ, तो फिर मेरा टोटल वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। आई होप सो क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ। देखो अभी तो आप ये सब सुन लो तो मज़ा ही आएगा, नो डाउट। सिर्फ सम भी करवाऊंगा तो भी मज़ा ही आएगा। क्लियर है? आई होप सो समझ आ रहा है मैं जो भी बोल रहा हूँ। ओके डन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर अगर नॉन मार्केट लिंक कंडीशन हो ना, तो वेस्टिंग पीरियड हर साल आपको, वेस्टिंग पीरियड आपको टारगेट कब अचीव होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वेस्टिंग पीरियड एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सर टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी रिवर्स्ड एट ईच ईयर एंड चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट अचीवमेंट। हाँ सिंपल है, मैंने लॉजिकली बता दिया ना आपको कि आपको एक्सपेक्टेशन हर साल चेंज करनी पड़ेगी, हर साल आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वेस्टिंग पीरियड अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। सिंपल है। अगर मैंने फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मैंने सोचा कि ये तो 2 साल के अंदर चेंज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर ऐसा सोचा कि ये सेकंड ईयर के एंड के ऊपर ही खत्म हो जाएगा, तो मेरा 1/2 करूंगा मैं जब प्रोविजन करूंगा, तो एक्सपेंस मतलब वेस्टिंग पीरियड टिल डेट 1 है, लेकिन टोटल पीरियड कितना है, 2 है। टोटल पीरियड अब तक का टोटल पीरियड कितना है, 2 है, ठीक है। तो सर मैंने 2 किया, लेकिन सेकंड ईयर के एंड के ऊपर मुझे लगा नहीं ये तो थर्ड ईयर के एंड के ऊपर ये अचीव करेगा, अभी अचीव नहीं कर पाएगा। तो सर अब मेरा वेस्टिंग पीरियड टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, और अब वेस्टिंग पीरियड टिल डेट कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं 2/3 लिखूंगा, इसकी जगह पे, ये दोनों की जगह पे 2/3। आई होप सो मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहा है? ओके देखो लॉजिकली समझाता हूँ। ये 0 ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मैंने सोचा था, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मैंने एक्सपेक्टेशन लिया, तो मैंने ये देखा कि ये तो सेकंड ईयर के एंड के ऊपर ही ये 10% का जो ग्रोथ है ना सेल्स के अंदर, वो अचीव कर लेगा, सेकंड ईयर के एंड के ऊपर ही अचीव कर लेगा। तो सर 1/2, ये तो 1/2 समझ आ गया। इस डेट के ऊपर मैंने जो किया वो, अब सपोज मैं यहाँ पे आया, 1 साल और बीत गया, और सेकंड ईयर के एंड के ऊपर जब मैं एक्चुअली आया, तब उसने अचीव नहीं किया था अपना टारगेट। सर उसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, पर मैंने उसको कितना टाइम दिया है, 3 साल का टाइम दिया हुआ है मैंने। सर सेकंड ईयर के एंड के ऊपर उसने अचीव नहीं किया टारगेट, तो मेरे पास तो अभी पता है ना मुझे कि अभी उसके पास टाइम है, थर्ड ईयर के एंड के ऊपर भी वो अचीव कर सकता है। तो सर थर्ड ईयर के एंड के ऊपर वो अचीव कर सकता है, तो अब मेरा वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया, 3 साल हो गया टोटल पीरियड। अब मेरा वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया, 3 साल हो गया। तो सर डिवीजन में मैं 3 लिखूंगा, लेकिन सर न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, कितना पीरियड खत्म हुआ, 2 साल खत्म हुआ। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला, यस फर्स्ट वाला देन विल नॉट रिवाइज इट, फर्स्ट वाला जो 1/2 में डिवाइड किया है, देन दैट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 3 अगेन। नो दैट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय, देखो ये जो अमाउंट आएगा ना, सपोज 50,000 आया, ठीक है, ये जो अमाउंट हमने किया वो अमाउंट आया 50,000, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, P&L टू प्रोविजन, इसकी एंट्री हो गई होगी 50,000 रुपए। सिंपल है, इस साल की ईयर एंड की।
ओके। बट सर अगर मैं सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर आऊँ तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरा नॉर्मल कैलकुलेशन चल रहा है, मुझे 2/3 करना है, मुझे 2/3 मल्टीप्लाई करना है, जो भी अमाउंट आए उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। इट इज़ दैट सिंपल। क्यों? क्योंकि अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि अब मेरी रिक्वायरमेंट ये हो चुकी है, जो अमाउंट आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो सर अब मेरी रिक्वायरमेंट, अब मेरा यहाँ पे आंसर आया 65,000 आया मेरा आंसर। तो सर ऑलरेडी 50,000 रुपये तो मैंने क्या किया है, प्रोविजन में डाल चुका हूँ 50,000 रुपये। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, PNL टू प्रोविजन सिर्फ 15,000 ही डालने पड़ेंगे। 15। यस, हो गया काम। करेक्ट? हाँ, YTD लेवल करेक्ट सर। करेक्ट। क्यूमुलेटिव कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। यस। ओके। ओके। फिर बोला है इफ एज पर एंटिटीज एक्सपेक्टेशन टारगेट विल नॉट बी अचीव्ड देन ऑल एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट विल बी रिवर्स्ड। अगर 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 एंटिटी को ऐसा लगा नॉन मार्केट लिंक कंडीशन है, आपकी नॉन मार्केट लिंक्ड कंडीशन है, आपकी क्या है, नॉन मार्केट लिंक कंडीशन है, और एंटिटी को ऐसा लगा कि ये टारगेट अचीव नहीं होने वाला है। सपोज ऐसा लगा, थोड़ा ध्यान से समझना, सपोज ऐसा लगा कि ये टारगेट अचीव नहीं होने वाला है, तो ये टारगेट जो भी अचीव नहीं होने वाला है ना, तो ये 50,000 सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर ऐसा लगा ये टारगेट थर्ड ईयर के एंड पे भी अचीव नहीं होने वाला है। तो सर सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर हम खड़े हैं, अभी तक तो कोई प्रोविजन किया ही नहीं है, ये प्रोविजन अभी तक किया ही नहीं है। तो कितना प्रोविजन किया है, 50,000 रुपये जो प्रोविजन किया है ना ऑलरेडी, वो हम क्या कर देंगे, सीधा प्रोविजन टू PNL एंट्री कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्यों सर, टारगेट ही अचीव नहीं होने वाला है, तो प्रोविजन करके क्या फायदा। फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी को आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैचिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही चल रहा है ना कि फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं आने वाली है, तो प्रोविजन क्यों कर रहे हो आज। तो सर सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर जब मैं प्रोविजन करने के लिए जाऊंगा ना, तब अगर मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, मैं सिर्फ नॉन मार्केट लिंक कंडीशन की बात कर रहा हूँ और कोई नहीं बात कर रहा हूँ, तो सर सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर मैं गया और मुझे पता चला कि ये नॉन मार्केट लिंक जो कंडीशन है ना, वो फुलफिल नहीं होने वाली है। तो अगर फुलफिल नहीं होने वाली है, तो जितना भी प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है ना, कितना किया था सर, 50,000 रुपये का ऑलरेडी प्रोविजन किया था, इस साल तो मैं कुछ प्रोविजन करने नहीं वाला हूँ, तो जो किया है उसको भी क्या कर दो, नलीफाई कर दो। आई होप सो क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ वो। राइट। यस। ओके ओके, चलो अब आते हैं मार्केट लिंक कंडीशन में। सेम सर, मार्केट लिंक कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड अचीवमेंट पीरियड एट ग्रांट डेट। देखो टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी एक्सपेक्टेड अचीवमेंट पीरियड एट ग्रांट डेट। ग्रांट डेट के ऊपर ही आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रांट डेट के ऊपर ही आपको टोटल एक्सपेक्टेड पीरियड आपको निकालना पड़ेगा मार्केट लिंक कंडीशन में। मार्केट लिंक कंडीशन अगर आपकी है तो आपको ग्रांट डेट के ऊपर ही 1/4/2022 को ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि कितने साल तक ये चलने वाला है, कब तक ये अचीव हो जाएगा। ग्रांट डेट के ऊपर ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड पीरियड, वेस्टिंग पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, वो डिसाइड कर लेंगे हम लोग, ये सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज इन एक्सपेक्टेशन टारगेट अचीवमेंट एट ईच ईयर एंड विल बी इग्नोर्ड। यहाँ पे उन्होंने बोला है चेंज इन एक्सपेक्टेशन, हर साल के एंड के ऊपर एक्सपेक्टेशन इग्नोर करनी है। ये सब मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको अमाउंट सही बताऊंगा ना, समझ नहीं आएगा, जो समझ आएगा वो भी भूल जाओगे। ठीक है, डन है, क्लियर। सर ये समझ आ गया ना, नॉन मार्केट लिंक समझ आ गया ना, तो मार्केट लिंक वाला तो मैं आराम से समझा दूंगा, जब सम आएगा तब आपको स्पेसिफिकली बोल के बताऊंगा कि ये चीज हमने की। क्लियर है? ओके चलो ठीक है। ओके ओके, तो ये अभी के लिए इतना ही रखना। सर अब जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। सर जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्रीज, सर जर्नल एंट्रीज है ऑन ईसॉप ग्रांट डेट नो एंट्री। ग्रांट डेट के ऊपर कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली ईयर एंड के ऊपर करेंगे ना, ईयर एंड के ऊपर करेंगे, यहाँ पे थोड़ी एंट्री करनी है। सर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, हर साल के एंड के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे। सर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड अगर मैं प्रोविजन करूंगा तो प्रोविजन की एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सर PNL टू रिजर्व, ऐसा ही होता है, VNL टू रिजर्व। तो सर PNL लिखने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज PNL अकाउंट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। और अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब रिवर्स एंट्री करेंगे। और जैसे 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 ही हम क्या करेंगे, सर एक्सरसाइज पीरियड खत्म होगा, सॉरी वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा। यस, कोई डाउट? डाउट है, बोलो। नहीं सर, वो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट टू SBB रिजर्व टिल द पीरियड ऑफ वेस्टिंग, ऐसे चलेगा राइट? जैसे ही चलेगा, हर साल के एंड के ऊपर यही एंट्री करते रहना है, 3 साल के ऊपर हर साल के एंड के ऊपर यही एंट्री करते रहो। यस,
अब थोड़ा ध्यान से समझना सर। अब एक्सरसाइज पीरियड आ गया सर। अगर एक्सरसाइज पीरियड आ गया ऑन एक्सरसाइज ऑफ ESOP बाय एम्प्लॉइज, सर एक्सरसाइज पीरियड आ जाएगा तो इन दैट सिनेरियो जैसे ही एक्सरसाइज पीरियड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब हमारी चीज़ सपोज 100 रुपये का इक्विटी शेयर्स था, 100 रुपये का इक्विटी शेयर था, तो 100 रुपये का कैपिटल सिंपल है, 100 रुपये का कैपिटल है, उसमें से 50 रुपये बैंक में उसने हमें दिए, 50 रुपये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है, ठीक है। बैलेंस अगर कोई भी बचा तो सीधा सीधा सिक्योरिटी प्रीमियम में डालना है। तो एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी तक जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था, जो एक्सपेंडिचर करने वाले थे हम, जो हमारा लॉस होने वाला है उसके लिए हमने जो रिजर्व क्रिएट किया था उसको डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इस तरह से हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इक्विटी को इश्यू कर देंगे। तो उन्होंने बोल दिया बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दैट सिनारियो हमारी एंट्री, मतलब बैलेंसिंग फिगर आपको शेयर प्रीमियम में डालना है, पहले ही बता देता हूँ, लॉजिकली भी आपको बता दूंगा, अभी के लिए सिर्फ एंट्री कर लो, सम करेंगे तो और ही अच्छा मजा आ जाएगा। डन है। और जो रिवर्स वाला एंट्री that will only happen when the negative number will come. Yes, perfect, but that won't be happening in your academic career में, ये नहीं होगा, बहुत रेयर चांस है, ठीक है, बहुत रेयर चांस है। डन, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर तो ज़्यादा मुझे करवाना पड़ेगा, मतलब एक्सपेक्टेशन लॉजिकली बढ़ जाएगा ये कैलकुलेशन, ठीक है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अगर बीच में आपको टाइम मिले तो मुझे बता देना, मुझे मैसेज कर देना कि सर, तो रात को अवेलेबल होते हो आप क्या, 8 बजे अराउंड 8 to 9 या 8 to 9:30 हम ले सकते हैं क्या, बैच अलाउड है? अलाउड है। इंस्टीट्यूट की क्लासेस दूसरे ये लोग अटेंड करते हैं ना, पता नहीं अभी इनका। तो दूसरे क्लासेस कितने बजे तक होते हैं? 6:30 to 8:30, नहीं तो 6:30 to 9 होता है। अच्छा, 6:30 to 9 होता है। तो जिस दिन ना हो ना उस दिन मुझे मैसेज कर देना, मैं मैम को बोल दूंगा कि सर मेरे को बैच लेना है क्योंकि मैं 7:30 अराउंड फ्री हो जाता हूँ, तो अगर 1 घंटा 2 घंटा में मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, बता दें। हाँ बता देना, पर जल्दी से बता देना तो मेरे को थोड़ा क्या है हो जाए, ठीक है। डन, मिलते हैं। यस सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Good night. Thank you.